मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारे एसएसटी सब्जेक्ट में हिस्ट्री की बुक चल रही है बच्चों, और कल हमने अपना 4th लेसन स्टार्ट कर दिया था, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जिसके अंदर हमने जानने की कोशिश की थी। जिस लेसन में एक स्टोरी हमने बिरसा मुंडा के व्यक्ति के नाम से स्टार्ट की थी, और हम ये जानना चाह रहे थे इस पाठ के माध्यम से कि बिरसा मुंडा थे, उन्होंने किस समस्याओं को हल करना चाहते थे, दीगू व्यक्ति कौन थे और किस तरह से इन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से आदिवासियों के साथ राज्य किया, आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया, किस तरह का जीवन उनका था और वो किस तरीके से बदल रहा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जनजाति समूह किस प्रकार से जीते थे। उसमें मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे। कुछ लोग थे झूम खेती करते थे, तो कुछ शिकारी और संग्राहक थे, तो कुछ जानवर पालते थे, तो कुछ लोग थे वो एक जगह रहकर खेती करते थे। इस तरह की जानकारी हमने हासिल की थी। आज हम इसी लेसन को और आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। जब ब्रिटिश शासन भारत में आया और उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया, तो इस दौरान जो हमारी जनजाति थे, आदिवासी समूह थे, उनके जीवन में इन्होंने किस तरीके से प्रभावित किया, उनका जीवन किस तरीके से बदला, इसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो हमने बताया था आपको कि आदिवासी जो जनजाति लोग थे वो एक कुंबे में रहा करते थे, और जो ताकतवर लोग होते थे वो क्या बनते थे, मुखिया बन जाया करते थे। तो आदिवासी मुखियाओं का ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुआ, इसी को हम पढ़ रहे हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद जो आदिवासी मुखिया था, उनका स्थान जो था मुख्य हुआ करता था। उनके आने से पहले उनके पास और लोगों से अधिक ताकत होती थी, पैसों की भी और शक्ति की भी, और ये अपने पूरे जो इलाका होता था उस पर पूरा तरह से अपना नियंत्रण रखते थे। इवन कि ये लोग अपनी सत्ता चलाते थे, अपने नियम बनाते थे, अपनी पुलिस रखते थे, और ज़मीन और वन प्रबंधन के जो नियम थे वह भी इनके द्वारा ही बनाए जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन के अंदर ब्रिटिश शासन करने लगे तो आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकारों में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला। उन्हें कई गांवों के ज़मीन का मालिकाना हक तो अंग्रेज़ों ने दिया, पर उनसे काम करने की शासकीय शक्तियाँ जो थी उन्होंने छीन ली थी। अब क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार खुद अपने शासकीय शासन और नियम बनाती थी और उनको मानने के लिए मजबूर करती थी। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह पर उन्हें अनुशासन रखना पड़ता था। जहाँ पहले वे खुद अपने नियम और अनुशासन के नियम बनाते थे, अब अंग्रेज़ों द्वारा जो दिए गए हैं उसके अनुसार उन्हें अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखना पड़ता था, अनुशासन बनाना था। पहले जो उनकी ताकतें थी अब उनके पास नहीं रही थी, वह पूरी तरह से ब्रिटिश शासकों के हाथ में आ गई थी और वह अपने परंपरागत कार्य को करने के लिए मजबूर हो गए थे। आगे पढ़ते हैं। जो हमारे घुमंतू काश्तकार थे, जो घूम घूम कर खेती किया करते थे, उनका क्या हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद। तो जो ऐसे समूह थे जो घूम घूम कर खेती किया करते थे, यहाँ वहाँ जाकर कुछ समय खेती करते थे, फिर पड़ती के लिए ज़मीन छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। अंग्रेज़ों को उनसे बहुत परेशानी थी। अंग्रेज़ चाहते थे कि जो आदिवासी लोग हैं, जो इस तरीके के घूम घूम कर खेती किया करते हैं, उनको एक ही स्थान पर स्थायी तौर पर बसना चाहिए और एक स्थान पर खेती करनी चाहिए। ऐसे करने के लिए जब ऐसा हो जाता तो अंग्रेज़ बड़ी आसानी से ऐसे घुमंतू काश्तकारों पर अपना नियंत्रण रख सकते थे। इसलिए वे चाहते थे कि वे एक स्थान पर बसे ताकि उन पर अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सके, और जब वो फसल उगाएं उससे भी क्या होता है, अंग्रेज़ों को नियमित आय के रूप में पैसा भी मिलने लगे। इसलिए उन्होंने क्या किए, ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को उनका मापन करके हर व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी हिस्सा तय करते हुए ज़मीनें दे दी और बता दिया कि आपको उस पर खेती करनी है और जो उगेगा उस पर हमको लगान देना पड़ेगा। कुछ किसानों को भूस्वामी, तो किसी को उन्होंने पट्टेदार बना दिया। भूस्वामी जो कि मालिक बन जाते हैं तो देंगे लगान, और पट्टेदार होंगे वो देंगे किराया आपको, तो ना। भूस्वामी तो भाड़ा चुकाएंगे और जो पट्टेदार हैं वे अपने भाड़ा चुकाएंगे, और भूस्वामी जो है वो क्या देंगे, लगान देंगे। जो घुमंतू काश्तकार थे
वे स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं रही, क्योंकि जो घूमकर काम करने वाले काश्तकार हैं वो काम नहीं करना चाहते थे। उसके पीछे कारण था कि पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, तो वहाँ पर वो जो मेहनत करके हल चलाकर खेती करते हैं वो करना आसान नहीं था। ठीक है, हलों की मदद से खेती करने वाले जो घुमंतु काश्तकार थे उनको अक्सर नुकसान होता था, क्योंकि खेत अच्छी तरह से उनको जितनी वो मेहनत करते थे उतनी उपज उनको नहीं दे पाते थे। अब जब उपज ही नहीं होगी तो लगान भी कहाँ से देंगे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार थे इस बात पर अड़ गए कि उन्हें अपने पुराने तरीके से ही खेती करने का हक दिया जाए, उन्हें जीने का हक दिया जाए। वास्तव में उन्होंने व्यापक विरोध किया अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने इन कबीले के लोगों को जंगल के कुछ हिस्सों पर खेती करने की इजाज़त दे दी। अब क्या हुआ कि उनको इजाज़त दे दी। अब अंग्रेज़ों ने वन कानून बनाए और उनके क्या प्रभाव हुए ये हम पढ़ने जा रहे हैं। आदिवासी समूह को जब जीवन जो कि उनका पूरी तरह से जंगलों पर आश्रित होता था, वह जंगल को ही अपना जीवन मानते थे, तो वहाँ पर जब वन कानून बनाए गए तो इन बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला। उसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा मैं आपको बताती हूँ कि अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों को क्या किया, अपने नियंत्रण पर ले लिया और जंगलों को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित किया। ऐसे जंगल जहाँ अंग्रेज अपनी ज़रूरतों की इमारती लकड़ियाँ पैदा होती थी, इन जंगलों में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आने जाने की, वहाँ पर खेती करने की, फल इकट्ठा करने की, शिकार करने की पशु पक्षियों का उसकी इजाज़त नहीं होती थी। ऐसी सूरत में जो झूम काश्तकार थे किस तरह जिंदा रह सकते थे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि उनका जीवन तो पूरा जंगल ही है, वो जंगल में खेती करके अपने जीवन को जीते थे। इसलिए बहुत सारे झूम काश्तकार को काम और रोज़गार की तलाश में इधर उधर दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूरी का सामना करना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों की, जनजाति लोगों की रहने की पाबंदी लगाई तो एक समस्या और अंग्रेज़ों के सामने आई। वो समस्या क्या थी कि अंग्रेज़ जो रेलवे के स्लीपर पेड़ों से काट के बनाया करते थे। स्लीपर्स क्या होते हैं बेटा? स्लीपर लकड़ी के लंबे लंबे टुकड़े होते हैं, क्षितिज आकार के तख्ते जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम तख्त भी बैठने के दीवान भी बनाते हैं। उनको क्या करते थे, रेल की जो पटरियाँ बनाई जाती हैं आपने देखा होगा, उसके बीच में लकड़ी के स्लीपर्स लगे हुए होते हैं, तो ये बनाने के लिए स्लीपर्स होते थे। अब उन स्लीपर को काटना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इन सब के लिए बहुत लेबर की आवश्यकता होती थी, मजदूरों की। अब जब ये लोग दूसरी जगह जाने लग जाएंगे, आपने रहने की पाबंदी लगा दी, तो इनका ये काम कौन करेगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या अंग्रेज़ों के सामने आ गई थी। इसलिए इस समस्या का हल भी अंग्रेज़ों ने ढूंढना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकार को जंगल में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उनको उस पर खेती करने की छूट देगी, लेकिन गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, जंगल की पूरी तरह से देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति का एक निश्चित मार्ग ढूंढ लिया और वन गांवों में को बसा दिया। यानी अंग्रेज़ों ने हमेशा, आपने देखा कि अपने स्वार्थ के लिए ही छूट दी, अपने लाभ के लिए ही लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पर उन्होंने वन गांव ही बसा दिया। बहुत सारे आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के वन कानून का क्या हुआ, विरोध किया। उनके जो नए नियम थे उनको मानने से उन्होंने इनकार किया, क्योंकि जो तौर तरीके उन्होंने जिस तरीके से वो काम करते थे उन्हें वो तरीके पसंद नहीं आ रहे थे। इसलिए उन्होंने, सरकार ने जिन पे पाबंदी लगाई थी उनको वही काम वो करते चले गए और उन्होंने खुला विद्रोह अंग्रेज़ों का कर दिया। 1906 में सोगम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक के मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इस तरह के आदिवासी लोगों द्वारा किए गए विद्रोहों के सत्याग्रह के रूप में माने जाते हैं, जो पूरी तरह से औपनिवेशिक नियमों के खिलाफ विद्रोह के रूप में बताए गए हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासक जब हमारे जनजाति समूहों पर अपना अधिकार करने लगे, शासन करने लगे, तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए और उन्हें कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तो आज यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब हम कल अपने लेसन में आगे पढ़ेंगे कि व्यापार